हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 10 की साइंस चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो हमारा बीच में स्टॉप हो गया था जब हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन को एक शॉर्टर फॉर्म में हम लिख दिए थे। उसके बाद हम उसे काउंट कर रहे थे कि क्या उसके एलिमेंट्स जो है LHS एंड RHS साइड में वो इक्वल है या नहीं। तो जो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप वापस उसको आई बटन पे देख रहे होंगे तो वहाँ से आपको क्लिक करने पे दिख जाएगा। उसके साथ साथ एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो की, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही तो और अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लीज़ शेयर करो चैनल को और वीडियोज़ को। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें एलिमेंट्स को काउंट करना था LHS एंड RHS साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, LHS में और RHS में कितने हैं वो देख रहे हैं। तो LHS में कितना है, यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट है मैग्नीशियम का कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, दैट इज़ 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम का यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, दैट इज़ 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, सबस्क्रिप्ट तो 2 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हो गया ऑक्सीजन के कितने हो गए, LHS में 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के वो बराबर नहीं है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे मिल गया। और ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही थी, मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे थे एयर में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम जो है मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ना ही हम बना सकते हैं रिएक्शन के बीच में, ना ही उसे हम बर्बाद कर सकते हैं। That is, total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal of the total mass of the elements present in the reaction। अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब बोल रहा है कि जो भी हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं तो उसका जो मास है, जो रिएक्टेंट्स है हमारा, एरो के पहले क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, एंड एरो के बाद क्या होता है, हेड की तरफ तो प्रोडक्ट होता है। तो बोल रहा है कि इसका जो मास है और इसका जो मास है वो हमारा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वल बोलना यहाँ पे बोलना है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, ईच एलिमेंट जो लिया गया है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद या केमिकल रिएक्शन के पहले जो एलिमेंट लिए गए हैं उसका नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर होगा, और नंबर ऑफ एटम बराबर होगा तभी जो दोनों साइड का जो मास है वो बराबर होगा। ठीक है, तो हेंस हमें अगर किसी मास को अगर देखना है कि बराबर रखें तो हमें ज़रूरी है, हमें यहाँ पर नीड पड़ता है हमारा कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें। और बैलेंस करने का मतलब ही हुआ कि हम उसके एटम्स को बराबर करेंगे। जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमारे पास होगा उसके हम एलिमेंट्स के एटम को बराबर करेंगे दोनों साइड में, तो हमारा मास बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब इसे हम करेंगे कैसे, तो एक्टिविटी 1.3 यहाँ पे जो हम किए हुए थे जिंक ग्रैनुअल्स के साथ, तो उसे हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। ठीक है, अब ये बन गया, इसे हम एक केमिकल फार्मूला के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिंक का क्या हो गया केमिकल नेम, तो जिंक हो गया, Zn हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया केमिकल फार्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट का हो गया ZnSO4, हाइड्रोजन का हो गया H2। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लिए 1.3, हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो और कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट। अब इसके एटम्स को हम काउंट करते हैं। एटम्स को कैसे काउंट करना है, तो ये तो हमें पता है कैसे काउंट करते हैं, तो हम सबस्क्रिप्ट देखते हैं एलिमेंट के। जैसे यहाँ पे एलिमेंट Zn हो गया तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है, 1, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है यहाँ पे इसका। ठीक है, H2SO4 में यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है, सबस्क्रिप्ट 2 है, तो यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, 2 हो गए हाइड्रोजन के। सल्फर का कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया इसका एटम। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 4 दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में, तो 4 हो गया ऑक्सीजन का एटम। तो सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पे कितना एटम्स हो गया, तो 4 2 1 1, ये सारे एटम्स हो गए हमारे LHS राइट हैंड साइड के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के, उसी तरह हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा कितना एटम्स हो गया। तो जिंक का यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे भी 1 रहा मेरा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो सल्फ़र का कितना है 1 है, सल्फ़र का 1 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, सबस्क्रिप्ट 4 है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ये O हो गई तो उसके नीचे ये जो 4 लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 उसका नंबर ऑफ एटम हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, तो देखो यहाँ पे 2 हो गया उसका नंबर ऑफ एटम्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड तो बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारा जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। तो कोई ऐसा इक्वेशन लेना होगा जो कि बैलेंस नहीं है, उसके बाद हम उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल में हम देखे थे, जो कंडीशन ऊपर बोल रहा था डेली लाइफ का, उसमें हम देखे थे कि आयरन नेल को या फिर आयरन गेट को किसी भी तरह का अगर हम उसे हवा में रख देते हैं जहाँ पे एयर का जहाँ पे वाटर का प्रेजेंस है, ठीक है, मॉइस्ट एयर है, तो वो क्या हो जाती है, रस्ट हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो उस केमिकल जो रिएक्शन वहाँ पे हो रही है उसकी केमिकल इक्वेशन को देखो इस तरह से हम रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, Fe यहाँ पे उसका केमिकल फार्मूला लिए हैं हम, आयरन, वाटर का H2O, ठीक है, फिर Fe3 और 4 लिए हैं हम, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम लिए हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम उसे केमिकल इक्वेशन को केमिकल फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हो गया एरो के इधर हमारा रिएक्टेंट्स हो गया, एरो के हमारे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, Fe है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe है। ठीक है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, यहाँ पे Fe हो गया। फिर क्या कौन कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो Fe कितना है, देखो 1 है, इसके सबस्क्रिप्ट में 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का कितना है, तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे देखो इसके सबस्क्रिप्ट में 4 है, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना होगा, बस एक ही चीज़ बैलेंस है यहाँ पे, वो है हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे जब भी बैलेंस करना होता है हमें, तो याद रखना कि सबसे पहले जो जिस भी एलिमेंट का सबसे ज़्यादा एटम है उसको सबसे पहले हम लेंगे। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का एटम सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एटम्स को हम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसे बैलेंस करते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो हाइड्रोजन, अभी तो फिलहाल हाइड्रोजन ही है, कितना है 4 है यहाँ पे, तो 4 है, तो इसे LHS पे भी हमें 4 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से 4 से इंटू कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे इंटू हो गया ऑक्सीजन का, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये जो हमारा H2O है, H2O के पहले हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। ठीक है, 4 लिखना होगा H2O के पहले। अब हम देख रहे हैं कि H2O के पहले जब हम 4 लिख दिए हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अगर हमारा सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, तो दैट इज़ यहाँ पे 2 हो गया एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं 4O2, तो उसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है उसके 4 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और वो 4 मॉलिक्यूल्स में ईच मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स है हमारे पास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 दैट इज़ 8। ठीक है, 8 एटम्स हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 × 2 = 8। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हमारा तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि H2O हमारा इस तरह से हम लिखे और उसको 4 से इंटू किए हैं हम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखो बोलने का मतलब होता है कि 4 से H2 भी मतलब हाइड्रोजन भी इंटू हो रहा है और ऑक्सीजन भी इंटू हो रहा है। दैट इज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, जिसमें से हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया, तो 4 × 2 = 8, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का भी हमारे पास कितना हो गया है, हाइड्रोजन का भी हमारे पास 8 हो गया है। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, 8 करना होगा, दोनों साइड बैलेंस करना होगा। एक बार फिर से लिख देते हैं पहले, हाँ, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कितना था हमारे पास, 1 है, 3 है,
ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और इधर भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसमें बैलेंस किए थे तो 4 इंटू किए थे, तो ये भी कितना हो गया था, यहाँ पे 4 लगाए थे हम। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है राइट हैंड, ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना हो गया था, ये भी 4 हो गया था, तो हमारे पास ये चीज़ भी इंटू हो गया था, 8 हो गया था। अब हम यहाँ पे हो गया है, तो हम RHS में भी 4 से इंटू कर देते हैं इसको, 4 इंटू 2। तो अब यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास कि 2 चीज़ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें रेस्ट क्या बैलेंस करना है, आयरन को, Fe को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पे हम 3 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। अब 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखो कितना हो गया हमारे पास, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 4 2 8, 8 है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 4 और 4 है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस इक्वेशन हमें मिल गया। इसके साथ साथ यहाँ पे बोल रहा है, आई होप आपको बैलेंस यहाँ पे समझ में आया होगा, और नहीं अगर तो आप बहुत सारा अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या किए, बैलेंस किए थे हम जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिस भी एलिमेंट का एटम था वो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या किए थे, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 4 था। तो हम सबसे पहले क्या किए थे, FeH2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो हम क्या किए थे, सबसे पहले 4 है तो यहाँ पे हम 4 से इंटू कर दिए थे। अब हम 4 से इंटू किए थे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन भी 8 हो गया है, 4 2 8, और ऑक्सीजन भी हो गया है 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हो गया 4 लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को 8 करने के लिए अब यहाँ पे भी हम 4 से इंटू कर देंगे। तो 4 2 8 हमारा हाइड्रोजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, बच गया Fe। तो आयरन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, तो अब हमारा क्या हो गया, 3Fe, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस्ड हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म हुआ कितना हो गया, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स कितना हो गया, Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पे बोल रहा है, यहीं पे पूरा आपको समझाया गया है, इसी चीज़ को A1 बाई स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि FeHO इस तरह से लिया गया 1 2 1 3 2 4, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, तो इनिशियली बैलेंस किया गया किस तरह से, सबसे पहले जो बड़ा एटम है, जो सबसे ज़्यादा एटम है उसे लेके बैलेंस करना, उसी को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है यहाँ पे पूरे में, ठीक है। अब देखो हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसके बीच के कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं उसमें क्या क्या जो हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस होता है उसका, उसके केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसके फिजिकल स्टेट को लिखना। यहाँ पे देख रहे हैं कि केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। यहाँ पे हमें जो है दिख तो गया है, सारा इक्वेशन बैलेंस कर लिया, लेकिन क्या फिजिकल स्टेट दिख रहा है हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, नो। फिजिकल स्टेट पता नहीं चल रहा है कि जब रिएक्शन हो रहा था तो Fe जो है वो या तो सॉलिड था, या तो फिर लिक्विड था, या तो फिर गैस था। तो अब यहाँ पे देखो कि जो स्टेट्स होते हैं कौन कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, और क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखना कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो उसकी अगर हम फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि या तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या तो फिर एक्वस है, तो इससे हमें पता चलता है उसको लेकर और भी ज़्यादा हमें डिटेल समझ में आ जाता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस स्टेट में लिए गए थे। अब यहाँ पे याद रखना कि सॉलिड जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए S लिखते हैं, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए L लिखते हैं, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए G लिखते हैं, और एक्वस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AQ लिखते हैं। अब यहाँ से एक टर्म आया है एक्वस क्या है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्वस वो वर्ड यूज़ किया जाता है जब हमारा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना सॉल्यूशन ऑफ वाटर। कहने का मतलब है हम सॉल्यूशन हम जानते हैं कितना कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। तो वैसे रिएक्शन वैसे सॉल्यूशन जिसमें से
जो वाटर होगा प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में, तो वैसे हम सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं या फिर एक्वस कह रहे हैं। तो वैसे जो स्टेट होगा उस समय वो हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो वो रिएक्टेंट में होगा या तो फिर प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं तो और भी ज़्यादा केमिकल इक्वेशन जो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा हर इक्वेशन में हम नहीं यूज़ करते हैं, तभी करते हैं जब हमें नीड होती है, ठीक है, व्हेन नीडेड, तभी। हर जगह पे हम फिजिकल स्टेट को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि Fe जो हमने लिया है वो सॉलिड स्टेट था हमारा, आयरन ने लिया, आयरन गेट कुछ भी। वाटर जो प्रेजेंट था हवा में था, हमने तो बाहर से कहीं वाटर दिया नहीं, तो गैसेस के फॉर्म में था, वाटर वेपर। Fe3 और जो बना वो दो आयरन ही था ना, उसके ऊपर रस्टिंग का लेयर बैठ गया, तो वो तो सॉलिड ही रहा। और जो गैस वहाँ पे जो इवॉल्व हुआ वो क्या हुआ, हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। तो वहाँ पे गैसेस के फॉर्म में है वो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिंबल यूज़ किए हैं हमने G, वो वाटर को वहाँ पे जो G यूज़ किए हैं वो वाटर हमें दिखा रहा है कि वाटर उस केस में जो प्रेजेंट था वो किसके फॉर्म में था, स्टीम के फॉर्म में था, दैट इज़ वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है, वही कि जब नीड होगी तभी ज़रूरी है यूज़ करना, हमेशा हर जगह यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो एक दो और इक्वेशंस है दिया हुआ है। समटाइम्स द रिएक्शंस कंडीशंस सच एज, यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब रिएक्शन में कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर दिया जाता है रिएक्शन में, प्रेशर दिया जाता है, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equation। कहने का मतलब है कि जब भी अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए, रिएक्शन में हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो, इसको हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस देते हैं, या तो टेम्परेचर देते हैं रिएक्शन में, या तो प्रेशर देते हैं, या तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं जो कि जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जिसको जो रिएक्शन को क्या करते हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, उसके रेट को स्पीड कर देते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है, उनका रोल नहीं होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी अगर हम जो कंडीशन देते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, या तो एरो के ऊपर लिखते हैं या तो फिर एरो के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया है कि जब भी इक्वेशन लिखिएगा तो याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन को या तो ऊपर लिखना है या तो एरो के नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन लिया गया, उसका एग्जाम्पल लिया गया आपका। जैसे कि यहाँ पे हम लिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे उसका स्टेट क्या है, गैस, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिए हैं वो गैस के फॉर्म में लिया गया है। और यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया है वो कितना है, 340 ATM। तो प्रेशर कहाँ लिखे हैं हम, तो एरो के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बनाया वो क्या है, मिथेनॉल बनाया, CH3OH, जो कि मिला हुआ हमें किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे तो हमारा हो गया। उसके बाद एक और हमारा एग्जाम्पल लिया गया है, वो है CO2, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में। एक्वस मतलब पता है यहाँ पे सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद फिर यहाँ पे लिया गया H2O, वाटर हो गया, लिक्विड के फॉर्म में लिया गया है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया कंडीशन वो क्या है, सनलाइट हमें चाहिए, यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल पता है प्लांट्स में होता है, तो ये एवव रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सनलाइट और क्लोरोफिल हमारा हो गया। अब हमें जो मिला है वो क्या है, ग्लूकोज मिला है, C6H12O6 एक्वस के फॉर्म में मिला है हमें, वाटर O2 एक्वस के फॉर्म में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक्वस के फॉर्म में, फिर यहाँ पे मिला है वाटर लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा रिएक्शन ये रहा, प्रोडक्ट्स ये है। यहाँ पे स्टेट भी मेंशन है, कंडीशन भी मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन मेंशन है, उसके स्टेट्स भी, फिजिकल स्टेट्स भी लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें कि इस स्टेप्स को यूज़ करके क्या हम बैलेंस कर सकते हैं 1.2 के इक्वेशन को, जो कि टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1.2 इक्वेशन तक चले जाते हैं कि 1.2 इक्वेशन हमारा क्या था। सबसे पहले हम उसे बैलेंस कर लेते हैं। 1.2 यहाँ पे आ गया 1.2 हमारा। अब यहाँ पे देखो ये तो हम ऑलरेडी बैलेंस किए हुए थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो हम क्या किए थे, सबसे पहले यहाँ पे हाँ हम शायद नहीं बैलेंस किए थे, तो अभी हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे तो कितना, एक है, मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है। तो बैलेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो RHS है हमारा 2 मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 मैग्नीशियम हो गया, लेकिन LHS में हमारा जो ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं जो फार्मूला जो हमारा तैयार हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल फार्मूला, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारा तैयार हुआ है वो क्या है, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल लेंगे, तो मिलेगा क्या हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों बोले हैं, क्योंकि सिंस आपको पता है सबस्क्रिप्ट है तो यहाँ पे एटम्स हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अगर हम आगे लगा देते हैं तो ये जो है कोफिशिएंट कहते हैं हम, मैग्नीशियम का ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास मैग्नीशियम का क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है दैट इज़ 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ दिख नहीं रहा है, तो दैट इज़ यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का 2 ले लिए हम और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिए, तो हमें मिला क्या, 1 मॉलिक्यूल लिया है, हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया हमारा। अगर स्टेट को अगर हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे हमारा क्या स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हम Mg का लेना चाहे तो हम तो सॉलिड की फॉर्म में लिए थे। ऑक्सीजन तो हमारा गैस हो गया क्योंकि वो हवा में प्रेजेंट था। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला था वो एस था, जो कि हम वॉच ग्लास में कंटेन किए हुए थे, ठीक है। तो वो भी तो सॉलिड के फॉर्म में था। तो इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन